हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 30 मार्च 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। बढ़ने से पहले आपको मैं इसका हेडलाइंस बता देता हूँ कि आप हमें क्या क्या आज पढ़नी है, ठीक है। देखिए, पहला जो हमारा मुद्दा रहेगा वो क्या बोल रहा है, एमआईज अपॉर्चुनिटी टू गारंटी मिनिमम वेजेस। इसी के तहत हम लोग मनरेगा पढ़ेंगे और बीबी जी राम जी एक्ट जो मनरेगा का ही नया वर्जन आया है, यानी इसी को रिप्लेस कर कर बीबी जी राम जी एक्ट आया है। इसको पढ़ेंगे कि हाँ क्या बोला जाता है, मिनिमम वेजेस क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके तहत जो सेकंड मुद्दा रहेगा वो टी बॉडी 6 क्लैरिटी और लैंड ट्रांसफर पॉलिसी फॉर प्लांटेशन वर्क इन पूल बॉन्ड असम, ठीक है। तो असम में जो है कि ट्रांसफर पॉलिसी, लैंड ट्रांसफर पॉलिसी था, उसी को क्या किया जा रहा है वो हम लोग देखेंगे। और इसी के तहत हम लोग टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और टी बोर्ड ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब थर्ड जो हमारा मुद्दा रहेगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, पंजाब कैबिनेट क्लियर्स 1000 मंथली डोल फॉर वोमेन चेंजेज इन इंडस्ट्रियल प्लॉट पॉलिसी। इसी के तहत एक ये योजना शुरू किए हैं, ठीक है। ये योजना क्या है ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसके अंदर। उसके बाद हम लोग फोर्थ मुद्दे पे आज का चलेंगे, वो बोल रहा है क्या, चैलेंजिंग टाइम्स सेज पीएम ऑन वेस्ट एशिया क्राइसिस। ये मन की बात में आपके जो प्रधानमंत्री वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में बताए हैं, चैलेंजिंग टाइम्स, इस समय क्या कठिनाइयां हैं। इसी के तहत एक ज्ञान भारतम सर्वे की भी उन्होंने बात की है और माई भारत बजट क्यूस्ट क्या होता है उसके बारे में भी बात की है। तो ये दोनों हम लोग इसी के तहत हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ मुद्दा हमारा रहेगा, कौन सा मुद्दा रहेगा, देखिए कि हाउ ईटीएफ्स इनटू योर पोर्टफोलियो। तो ईटीएफ क्या है, जिसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड, ठीक है। तो ये क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। और फिर सिक्स्थ मुद्दा जो हमारा रहेगा, ये आज का लास्ट मुद्दा जो रहेगा, XRNA ऑन ए मिशन। तो हम लोग समझेंगे कि XRNA ऑन मिशन क्या है, उसके बाद DNA RNA और XRNA हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपके लिए जो मेनली था वो मैं आपके लिए, देखिए डीएनए का ये संरचना है और इधर देख लीजिए आपके लिए जो पिक्चर लगाया गया है ये मनरेगा का है, ठीक है। ये आपका मनरेगा का है, जो मनरेगा में जो लोग काम करते हैं इस तरीके से काम होता है। अनस्किल्ड जो वर्कर रहते हैं वो मनरेगा में आते हैं, ठीक है। सॉरी। अब हम लोग चलते हैं हमारा जो पहला मुद्दा है। देखिए क्या बोल रहा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, क्या बोल रहा है, ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू गारंटी मिनिमम वेजेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मुद्दा क्या है, जो न्यूज़ क्या है वो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए न्यूज़ क्या है कि दो प्रमुख योजनाएं चर्चा में है, ठीक है। ये दो प्रमुख योजनाएं चर्चा कौन, देखिए पहला तो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको एमजी नरेगा बोला जाए यानी मनरेगा बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा बीबी जी राम जी एक्ट, ठीक है। दोनों का उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीबों को रोजगार देना, लेकिन बहस का मुख्य मुद्दा मजदूरी दर है, यानी वेज रेट पर यहाँ मुद्दा बहस हुआ है, ठीक है। ये मुद्दा बना है। अब किया है कि मजदूरी दर क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए अधिक मजदूरी से क्या होगा कि लोगों में काम करने के लिए उत्साह बढ़ता है। जैसे आपको पैसा अगर ज़्यादा मिलता है तो अगर किसी काम के लिए, तो या आप जैसे स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है, अगर आप कोई आप आंसर राइटिंग करते हैं, आपको अब मार्क्स अच्छा मिल रहा है, यानी आप लिखना जान रहे हैं, तो आपको क्या होगा ना, अगर कोई मोटिवेट कर रहा है या आपको सही आप रास्ते पे जा रहे हैं और उसके लिए आपको संतावना दे रहा है, तो कहीं न कहीं आपको काम करने में उत्साह, उस काम करने में और ज़्यादा उत्साही होंगे, आप उस काम में और मन लगाकर काम करेंगे। तो यही बोल रहा है कि अधिक मज़दूरी लोगों में काम करने का उत्साह बढ़ाता है। कम मज़दूरी क्या है कि योजना कमज़ोर पड़ती है या ख़त्म हो सकती है। अगर कम मज़दूरी दिया जाए तो योजना क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाती है या ख़त्म हो सकती है, और यह कार्यक्रम की लागत और प्रभाव दोनों को प्रभावित करता है। जो मज़दूरी दर है वो कहीं न कहीं आपका कार्यक्रम की लागत क्या है और प्रभाव इसका क्या होगा, दोनों को ये कहीं न कहीं इफ़ेक्ट ये करेगा। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि एमजी नरेगा है क्या, यानी मनरेगा है क्या, ये हम लोग
थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इसका तो फुल फॉर्म आप लोग जान गए हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। मनरेगा भारत की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे 2005 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था मनरेगा को? 2005 में लागू किया था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार की गारंटी देना, इसलिए एमजी नरेगा आया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए पहला जो मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण गरीबों को जीविका सुरक्षा यानी लाइवलीहुड सिक्योरिटी देना, ठीक है। दूसरा था कि हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देना। जो भी ग्रामीण परिवार हैं उनको 100 दिन का रोजगार का ये गारंटी देता था। बेरोजगारी और गरीबी इसको कम करना था, ठीक है। ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए पहला तो था कि ये जो लाइवलीहुड है कहीं न कहीं जीविका को सुरक्षा करना है और 100 दिन का रोज़गार देना है। बेरोज़गारी इससे कम होगा और इससे गरीबी भी कम होगा और ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं न कहीं उसका विकास होगा, जैसे सड़क का निर्माण होगा, पुल का निर्माण होगा, तो ये कहीं न कहीं ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण ही होगा, ठीक है, विकास होगा। प्रमुख विशेषता क्या है? देखिए इसमें कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट क्या है? यह एक अधिकार आधारित योजना था। जो ये कौन-सा एक ऐसा योजना था? यह एक अधिकार आधारित योजना था, ठीक है? ये आपका राइट्स था, कौन-सा राइट था? लीगल राइट्स था, ठीक है? तो ये बात थोड़ा-सा यदि 15 दिन में काम नहीं मिलता है, ऐसा कहा गया है इसमें मनरेगा में कि यदि आपका 15 दिन में काम नहीं मिलता है, तो बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ेगा। ये आपका गवर्नमेंट काम करेगा कि उसको बेरोज़गारी भत्ता दीजिए। दूसरा था कि इसमें विशेषता ये था कि रोज़गार की गारंटी देता था। हर ग्रामीण परिवार को साल में 1 साल में यानी 365 दिन में आपको 100 डेज़ का आपको वर्क देगा ही देगा। अकुशल मज़दूरी यानी अनस्किल्ड जो है लेबर का काम आपको देगा ही देगा, ठीक है? ये रोज़गार की गारंटी था। थर्ड क्या था इसकी विशेषता? तो माँग आधारित योजना था। मतलब काम सरकार नहीं, लोग माँगते थे, ठीक है? काम जाकर सरकार नहीं, आपका लोग माँगते थे। ग्राम पंचायत को 15 दिन के भीतर उनको काम देना होता ही होता था, ठीक है? तो ऐसा इसमें मनरेगा में है, ठीक है? अभी भी जारी है ये। फोर्थ है मज़दूरी भुगतान। क्या है? मज़दूरी राज्यभर तय होती थी, यानी इसमें स्टेट तय करता था। केंद्र द्वारा सिर्फ निर्देश किया नोटिफ़ाइड किया जाता था, ठीक है? भुगतान कैसे होता था? तो डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से इसमें इसको पेमेंट किया जाता था। अब क्या पाँचवा जो विशेषता है कि कार्यों का प्रकार, जैसे देखिए जल संरक्षण, पॉन्ड बनाना, चेक डैम बनाना, तो ये सब कार्य में लगाए जाते थे। दूसरा सड़क निर्माण में, तीसरा भूमि सुधार में, फोर्थ आपका वृक्षारोपण में। इन सब में कार्यों में इनको आपका रोजगार दिया जाता था। उपलब्धियां क्या क्या किया किया तो देखिए ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई, ठीक है। ओके, महिलाओं की भागीदारी लगभग आपको 50% से भी अधिक पार्टिसिपेशन महिलाओं को हुआ। ग्रामीण मजदूरी में सुधार आया। फिर प्रवासन में कमी आई, यानी माइग्रेट जो करते थे मजदूर बाहर कमाने वाले, वो कहीं न कहीं प्रवासन उनका नहीं होने लगा। और एक चीज़ आप और जानिए कि जैसे यहाँ पे आपका एक चीज़ बता रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं न कहीं कि हर ग्रामीण, देखिए यहाँ पे बोल रहा है हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का अकुशल मजदूरी। देखिए हर ग्रामीण परिवार को, यानी जो भी वयस्क होंगे, यानी जिनकी एज 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होगा, ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा? वर्ष या अधिक होगा तो उनको आपका रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि बीपीएल परिवार में है उन्हीं को मिलेगा या एपीएल परिवार में है उनको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ उससे बेशक होना चाहिए, यानी 18 वर्ष से अधिक उनकी आयु, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उनकी आयु होना चाहिए, यानी बेशक आपका होना चाहिए। और ये ग्रामीण परिवारों के लिए है, ठीक है। तो पहले बात याद रखिएगा, ये शहरी के लिए नहीं है, ग्रामीण परिवारों के लिए। उपलब्धि हम लोग जान गए। अब इसी के तहत जो सेकंड हमारा है वो क्या है, इसमें बीबीजी रामजी एक्ट पढ़ना है। तो इसका पहले तो फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। बीबीजी रामजी का मतलब, ठीक है। देखिए क्या होता है, वी से होता है विकसित भारत और जी राम जी से होता है क्या, वीवीजी रामजी यानी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट।
तो ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका बीवीजी राम जी का एक्ट का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म। तो विकसित भारत क्रांति फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि क्या होता है विकसित भारत ग्रांटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। यह एक प्रस्तावित नया ग्रामीण रोजगार कानून है जिसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में आया था उसी के विकल्प या सुधार के रूप में देखा जा रहा है, यानी मनरेगा के विकल्प बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए प्रमुख विशेषता ये है कि मजदूरी निर्धारण यानी वेज डिटर्मिनेशन करेगा। केंद्र सरकार को मजदूरी तय करने की शक्ति दिया गया है। किसके तहत? तो इसका जो सेक्शन 10 है यानी जो धारा 10 है उसके तहत ये केंद्र सरकार तय करेगा कि मिनिमम वेज यानी वेज कितना होगा। मनरेगा की तरह ही ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इसमें दिखता है। लागत साझेदारी जो है कोस्ट शेयरिंग, मतलब जो आपका जो वेज दिया जाएगा वो क्या है केंद्र और राज्य में अनुपात में बटेगा, यानी 60% केंद्र देगा और 40% आपका कौन देगा? आपका स्टेट देगा। मनरेगा में मजदूरी का पूरा भार केंद्र पर था। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि 100% जो आपका जो मजदूरी दिया जाता था वो केंद्र के द्वारा दिया जाता था, लेकिन इसमें क्या हो गया कि 40% का कंट्रीब्यूशन अब स्टेट भी करेगा। थर्ड क्या है कि रोजगार प्लस आजीविका पर फोकस है। ये रोजगार प्लस आजीविका पर फोकस है। केवल मजदूरी आधारित काम नहीं बल्कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा, ऐसा प्रस्तावित है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस करके हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो मनरेगा और बीबी राम जी विकसित भारत आपका गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसका संक्षेप में। तो देखिए बिंदु क्या है मनरेगा और बीबी राम जी। तो बिंदु है मजदूरी निर्धारण। इसमें कौन मनरेगा में कौन होता है? केंद्र प्लस आपका पहले राज्य करता है, ठीक है। लेकिन इसमें केवल केंद्र करेगा, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी जो है मनरेगा में आंशिक सुरक्षा दिया गया है, ठीक है, कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो वेतन भत्ता मिलेगा आपको, ठीक है, यानी पेंशन भत्ता मिलेगा। और इसमें कोई वैसा न्यूनतम मजदूरी का नहीं प्रावधान है, ठीक है। फंडिंग कौन करेगा? तो मनरेगा में केंद्र प्रमुख था, लेकिन जो बीबी राम जी में है वो 60/40 का आपका 60/40 का मतलब स्टेट भी करेगा, ठीक है, स्टेट और केंद्र दोनों मिलकर। कानूनी स्पष्टता तो मनरेगा में अधिक दिखता है लेकिन बीबी राम जी में कम दिखता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं मिनिमम वेज पे। इसके बाद हम लोग चलेंगे मुद्दे पे, ठीक है। देखिए मिनिमम वेज पे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कि क्या बोल रहा है कि आपका न्यूनतम मजदूरी क्या है, ठीक है। तो मिनिमम वेज वह सबसे कम मजदूरी है यानी सैलरी वेजेस है जो किसी मजदूर को कानून के अनुसार देना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है आपका अब हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि इसका मिनिमम वेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे मुद्दे पे। क्या है देखिए मिनिमम वेज वह सबसे कम मजदूरी यानी सैलरी होता है जो किसी मजदूर के कानून के अनुसार देना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो मिनिमम वेज क्या होता है? सबसे कम मजदूरी यानी सैलरी होता है जो किसी मजदूर को कानून के अनुसार देना अनिवार्य होता है। इससे कम भुगतान करना यानी मान लिया जाए कि आपका 100 रुपया अगर तय कर दिया गया है, ठीक है, कि मिनिमम वेज आपको देना है। अगर इससे आप अगर कम देते हैं यानी आप 99 रुपया भी देते हैं तो क्या होगा कि ये गैर कानूनी आपको माना जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए भारत में कौन सा कानून है? तो देखिए भारत में कानून जो है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का है, ठीक है। ये न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम है 1948 का है और इसी के तहत सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करती है। अब इसमें देखा जाता है कि कौन तय करता है। देखिए कौन तय करता है इसमें देख लीजिए। केंद्र सरकार कुछ क्षेत्रों के लिए तय करती है, ठीक है। राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के लिए करती है।
अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिनिमम वेज होते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन तय करता है, तो केंद्र भी तय करता है, राज्य भी करता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिनिमम वेज होता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ओवरऑल आपका नेशनल लेवल पर एक मिनिमम वेज आपका तय कर दिया गया, वो आपका राज्य सरकार आपका देगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है उससे बढ़ा भी दे सकता है। लेकिन किन बातों पर ये निर्भर करता है, तो देखिए इस बात पे निर्भर करता है कि पहला तो है कि एक काम का प्रकार कैसा है, यानी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, ठीक है। क्षेत्र कैसा है, अर्बन है या रूरल है, ठीक है। तो इस बात पे भी निर्भर करता है। थर्ड है कि महंगाई कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है। फोर्थ क्या है कि जीवन यापन की लागत क्या है। तो ये चार आपका क्राइटेरिया पे निर्भर करता है कि कितना मिनिमम वेजेस तय किया जाना चाहिए। उद्देश्य इसका क्या हो सकता है, तो देखिए मजदूर जो है आपका, मजदूरों का शोषण रोकना होता है, जीवन स्तर सुधार करना है, गरीबी कम करना है, इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि केंद्र सरकार का रेफरेंस रेट कितना है, जो रेफरेंस किया है केंद्र सरकार द्वारा वो कितना है। तो देख लीजिए, केंद्र सरकार ने एक नेशनल फ्लोर वेज तय किया है। तो नेशनल फ्लोर वेज का क्या तय किया है, तो लगभग 178 रुपया प्रतिदिन, ठीक है। 178 रुपया आपका प्रतिदिन आपका तय किया है, यानी बेस लेवल यानी मिनिमम गाइडलाइन तो इतना है कि आप 178 रुपया तो आपको देना ही देना है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि राज्य इससे कम नहीं रख सकता है। अगर आइडियली देखा जाए तो 178 रुपया से अधिक ही आपको रखना होगा, जो भी राज्य होंगे। लेकिन एक्चुअल वेज अक्सर इससे ज़्यादा होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, 178 रुपया से ज़्यादा ही होता है। लेकिन मिनिमम एक आप लोग ये बात याद रखिएगा कि नेशनल फ्लोर पर वेजेस कितना तय है, तो 178 रुपया है, ठीक है। इससे कम कोई भी राज्य नहीं दे सकता है। भारत में मिनिमम वेज कितना है, तो देख लीजिए। देखिए कोई एक नेशनल रेट नहीं है अभी तक, लेकिन लगभग आपका 2025 के आसपास जो रेंज रहा है वो क्या रहा है कि 2 से 400 प्रतिदिन जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए दिया जाता है। स्किल्ड वर्कर के लिए वहीं 400 से आपका 700 रुपया से अधिक प्रतिदिन का ये मिनिमम वेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा 2025 से लगभग रेंज ये रहा है, ठीक है, कोई तय नहीं है। अब इसमें अब हम लोग मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। जो मुद्दा है हम लोग पढ़ रहे थे, न्यूज़ जो था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मनरेगा जान लिए, बीबीजी रामजी एक्ट जान लिए, फिर मिनिमम वेज जान लिए, ठीक है। लेकिन अब मुद्दे पे आते हैं कि कहना क्या चाहता है। जब इतना ओवरऑल नॉलेज हो गया मनरेगा का, विकसित भारत जो आपका गारंटी एंड रोजगार आजीविका एंड मिशन जो है उसके बारे में हो गया, ग्रामीण के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि क्या कहता है मनरेगा में मजदूरी निर्धारण, सेक्शन 6 यानी धारा 6 क्या कहता है। तो मनरेगा की धारा 6 को दो भागों में बांटा गया है। कैसे, पहला जो है सेक्शन 6 जो है वन जो है उसका क्लॉज 1 है, केंद्र सरकार मजदूरी तय करती है। ये बोलता है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग दरें होती है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार मजदूरी तय करेगी। वहीं दूसरा में है कि सेक्शन सी का क्लॉज 2 जो है क्या कह रहा है कि जब तक केंद्र दर तय ना करे तो राज्य की न्यूनतम मजदूरी लागू होगी। जो राज्य जिस राज्य में जितना न्यूनतम मजदूरी लागू किया है राज्य, वो देना पड़ेगा जब तक केंद्र दर अपना तय न करता हो। 2006 से 2009 तक राज्य की न्यूनतम मजदूरी लागू थी, अक्सर बाजार मजदूरी से ये ज़्यादा ही था, ठीक है। इसी कारण योजना बहुत लोकप्रिय था, यानी जितना मार्केट में मिल रहा था, अगर मार्केट में अगर 300 रुपया मिल रहा था तो यहाँ पे आपको 350 रुपया दिया जा रहा था, तो इसलिए ये लोकप्रिय बनी रही, ठीक है, 2009 तक। अब वहीं 2009 के बाद क्या बदलाव आ गया कि केंद्र सरकार ने मजदूरी तय कर दिया, ठीक है, तय करना शुरू किया। शुरुआत में क्या किया, 100 रुपया प्रतिदिन दिया, अच्छा प्रभाव रहा, ठीक है। लेकिन बाद में मजदूरी केवल महंगाई के अनुसार बढ़ी, ठीक है, जितना महंगाई है उसके अनुसार बढ़ी। वास्तविक जो मजदूरी है वो कहीं न कहीं आपका स्थिर ही रहा, ठीक है, यानी रियल वेज स्थिर ही रहा। इसके परिणाम क्या हो गए? तो इसके परिणाम ये हो जाते हैं कि न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान हुआ। कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी कम है न्यूनतम मजदूरी से, ठीक है। कानूनी सवाल
क्या यह सही है जो न्यूनतम मजदूरी तय किया गया है उससे भी कम अगर आप दिया जा रहा है तो ये कहीं न कहीं गलत है, ठीक है? दूसरा था कि बाज़ार मज़दूरी से भी कम था, बाज़ार मज़दूरी से भी कम था, यानी मनरेगा मज़दूरी लगभग आपका 60 से 75% ही मार्केट वेजेस का दिया जाता था। यानी मान लिया जाए कि आपका 300 मार्केट है, उसका 60% आप कितना निकालोगे तो ये देख लो आपको, यानी आपका ₹180 ही दिया जा रहा है, ठीक है? तो यानी ये कह रहा है 180 से आपका ₹200 ही तक दिया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपका 60 जो कम है, यानी ऊपर से भुगतान में देरी भी हो रहा है और कई बार भुगतान ही नहीं हो रहा है और आपको कम भी दिया जा रहा है। कारण क्या हुआ कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली जो है, इसमें तकनीकी गड़बड़ियाँ आ गया, इसलिए कहीं न कहीं देरी होती थी, ठीक है? थर्ड था आपका क्या कि डिस्करेजमेंट इफ़ेक्ट भी बढ़ा। मज़दूरों की रुचि कम हो गई, भ्रष्टाचार इसमें बढ़ गया, निगरानी कमज़ोर हो गई, तो ये कहीं न कहीं इसका कारण बनता है। अब है हमारा कि बीबीजी रामजी एक्ट की समस्या क्या रहा है? ये न्यूज़ में क्या बोल रहा है कि नई योजना में भी वही कमियाँ हैं, ठीक है? मज़दूरी तय करने की शक्ति फिर से केंद्र सरकार के पास चली गई। जबकि खर्च जो करेगा देखिए, मज़दूरी तय करेगा, मान लिया जाए ए मज़दूरी तय करेगा, ठीक है? मज़दूरी तय किया और ए प्लस बी पैसा खर्चा करेगा, ठीक है? दोनों मिलकर खर्चा करेगा, यानी इसकी तो कोई भूमिका ही नहीं रहा। न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी हटाई गई इसमें। जो पहले न्यूनतम मज़दूरी था कि इतना दिया ही जाएगा, वो हटा दिया गया। अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पे उसको बेरोज़गारी भत्ता दीजिए। तो ये कहीं न कहीं हटा दिया गया। यानी जो आपका सेक्शन 6(2) था वो हटा दिया गया और सेक्शन 6(1) है वो सिर्फ़ रखा गया। तो इसमें कानूनी समस्या देखा जा रहा है कि मनरेगा में एक नॉन ऑब्स्टेंट आपका क्लॉज़ था जो न्यूनतम मज़दूरी को ओवरराइड करता था। वहीं बीबीजी रामजी एक्ट में यह क्लॉज़ जो है ही नहीं, ठीक है? तो सवाल ये उठता है कि बिना इस क्लॉज़ के न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान कैसे वैध हो सकता है? तो इस पे सवाल उठ रहे हैं। अब इसका समाधान क्या आप दे सकते हैं? तो देखिए, समाधान में आप ये लिख सकते हैं कि मज़दूरी न्यूनतम मज़दूरी या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है? और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। तकनीकी समस्याओं को ठीक करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है? निष्कर्षतः हम लोग ये कह सकते हैं इसका कि यदि मज़दूरी कम है और भुगतान अनिश्चित रहेगा तो कोई भी रोज़गार योजना जो है सफल नहीं हो सकती है, ठीक है? मनरेगा और बीबीजी रामजी दोनों की सफलता उचित और समय पर मज़दूरी ही पर भी निर्भर ये करता है, ठीक है? तो ये निष्कर्षतः हम लोग बता सकते हैं। अब इसका हम लोग करेंगे एमसीक्यू, लेकिन एमसीक्यू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक आपके लिए छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं जिस चैनल से, तो उसका नाम क्या है? वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी, ठीक है? विथ स्ट्रैटेजी। ये यूट्यूब चैनल है हमारा। ये यूट्यूब चैनल एक वेब्स एकेडमी नाम का आपका ऐप ला रहा है, ठीक है? ऐप ला रहा है और इस ऐप पे आपका 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाला है। 4 फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक है? तो ये कौन-कौन सा कोर्स रहेगा ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला जो कोर्स रहेगा आपका, ये यूपीएससी, ठीक है? यूपीएससी सीएसई 2027 और 28 वाले बच्चों के लिए ये कोर्स रहेगा, ठीक है? जो लॉन्च होगा। ये इसमें प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू तीनों होगा, ठीक है? आपका तो सेकंड रहेगा वो आपका 14वीं जेपीएससी, ठीक है? 14वीं जेपीएससी का मेंस का रहेगा, ठीक है? मेंस प्लस इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है? जब तक आपका मेंस और इंटरव्यू नहीं होता है तब तक। और इसी के तहत हम लोग 15वीं जेपीएससी का भी हम लोग तैयारी आपको फाउंडेशन कोर्स इसमें लेके आ जाएँगे। इसी के साथ हम लोग उसका भी चलाएँगे, ठीक है? थर्ड जो है आपका क्या है कि 72वीं बीपीएससी, ठीक है? 72वीं बीपीएससी, इसका प्री प्लस मेन प्लस आपका इंटरव्यू दोनों रहेगा, ठीक है? ओके, तो ये फाउंडेशन कोर्स होगा। फोर्थ जो रहेगा आपकी मांग रहेगा कि आप कौन-सा कोर्स आप चाहते हैं। जैसे आपका मांग अगर रह सकता है कि यूजीसी नेट हो गया, ठीक है, जेट हो गया, ठीक है, बेट हो गया, तो इन सब जो है क्लासेस का आप मांग कर सकते हैं, ठीक है। अगर जिस कोर्सेज का सबसे ज़्यादा मांग रहेगा वो हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे।
ठीक है। अभी मैम जैसे पढ़ाती हैं यूजीसी नेट, यूजीसी जो आपका जेट है, वेट है, इन सब का क्लास जो यूट्यूब पे ले रहे हैं, तो अगर उन सब में कोर्सों में आप अगर मांग करते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा मांग रहेगा वो हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। अब रही बात कि इन कोर्सों में आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो इन कोर्स में अगर बेनिफिट आपको उठाना है, तो जहाँ से अभी आप वीडियो देख रहे हैं जिस यूट्यूब चैनल से, प्लीज़ आप लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप 1000 सब्सक्राइबर में अगर आप शामिल होते हैं, अगर 1000 सब्सक्राइबर में आप शामिल होते हैं, तो ये यूट्यूब चैनल इन 4 कोर्सों में आपको वेब्स एकेडमी के जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटेजी यूट्यूब चैनल है, उसके तरफ से स्टडी गिफ्ट के तौर पर आपको स्टडी गिफ्ट ये इसमें कोर्सों में दिया जाएगा। तो प्लीज़ केयरफुली ध्यान रखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए कि आप लोग को सब्सक्राइब करना है, और जब अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने भाई बहन जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी तैयारी करने वाले हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या यूजीसी नेट हो, या कोई भी हो एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस हो, अगर आप जिस कोर्स का आप मांग करेंगे वो हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपने गली मोहल्ले जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं जो बच्चे, प्लीज़ उनको बोलिए कि ऐसा ऐसा ऑफ़र है इसमें, प्लीज़ आप लोग साथ में जुड़कर हम लोग के साथ ये ज्वाइन कीजिए, और प्लीज़ जल्दी से जल्दी हम लोग का सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, चैनल। और रही बात कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपका सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। देखिए, ग्रुप से जुड़ने से फ़ायदा है कि कौन-सा कोर्स कब लॉन्च होगा ये आप लोग को जानकारी मिलेगा, कौन-सा क्लास होगा और क्या कहाँ पीडीएफ मिलेगा, और रही बात कि इससे आपकी जानकारी हमारे पास रहेगी, तब जाकर आपको गिफ्ट देने में, जो स्टडी गिफ्ट देने में हमें आसानी होगी। प्लीज़ आप लोग केयरफुली, जो भी अभी तक जॉइन नहीं किए हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन टेलीग्राम ग्रुप नहीं जॉइन किए हैं, प्लीज़ आप लोग जॉइन कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? और वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और एक शेयर ज़रूर किया कीजिए, ओके? तो ये बात आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे, यानी हम लोग एमसीक्यू चलते हैं अपना। तो देखिए, पहला जो इसका एमसीक्यू है, देखिए हम लोग का पढ़ने का तरीका यही है और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। पहले आपको मुद्दा करवाता हूँ, उसके बाद ही साथ में ही आपका एमसीक्यू करवाता हूँ। क्या होता है ना एमसीक्यू करवाने से, एमसीक्यू जैसे ही आपको मैं करवाता हूँ, तो आपके लिए क्या होता है कि जो भी आप पीछे पढ़े हैं, उसकी क्या होता है, प्रॉपर आपके पास जानकारी आ जाती है कि क्या-क्या आप नॉलेज लिए हैं, ठीक है? तो उसका रिकॉल हो जाता है। क्या आप रिकॉल कर पाए या नहीं? कितना आप अपने भेजे के अंदर आप अंदर ले पाएँ, ठीक है? वो आपको दिखता है, ठीक है? यानी आप अपने दिमाग में कितना इसको गेन कर पाए हैं, ठीक है? वो इससे पता चलता है। सेकंड क्या पता चलता है कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनाए जा सकते हैं, ठीक है? थर्ड ये पता चलता है कि आप जो है कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता कितना है, वो आपको इससे पता चलता है, ठीक है? और भी बहुत सारी नॉलेज आपको गेन होता है, ओके? तो चलते हैं आपको पहला क्वेश्चन पे, देखिए क्या बोल रहा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या बोल रहा है कि यह मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करता है। बिल्कुल ये करता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है कि न्यूनतम मजदूरी केवल केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है, ऐसा नहीं है, राज्य अपना भी तय कर सकता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। थर्ड बोल रहा है कि मजदूरी दर काम के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती है। ये बिल्कुल जायज़ है कि मज़दूरी दर है जो कहीं न कहीं काम के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार भी भिन्न हो सकती है। तो 1 और 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन्स है, देखिए क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों का रोजगार की कानूनी गारंटी देता है, बिल्कुल सही है। मजदूरी दर हमेशा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, ऐसा नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों कर सकता है। काम न मिलने पर जो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मनरेगा के तहत मजदूरी निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए सेक्शन 6(1) जो है राज्य सरकार को मजदूरी दर तय करने का अधिकार देता है, ऐसा नहीं है। सेक्शन 6(2) के तहत न्यूनतम मजदूरी लागू हो सकती थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही है। ठीक है, केंद्र सरकार मजदूरी दर तय नहीं करती है, ऐसा नहीं है, तय करती है। मजदूरी हमेशा बाजार के दर से बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि मनरेगा में रियल वेज फ्रीज का क्या अर्थ है। तो मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ती, ऐसा है। मजदूरी घट सकती है, मजदूरी केवल महंगाई के अनुसार बढ़ सकती है, मजदूरी बाजार दर से जुड़ी होती है, मजदूरी घट जाती है, मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ती है। रियल वेज फ्रीज जो है आपका मजदूरी बिल्कुल नहीं आपका घट मजदूरी आपका बिल्कुल नहीं घटती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, देखिए कि बीवीजी रामजी एक्ट यानी विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को चुनिए। कौन सा है सही कथन। तो देखिए पहला है, इसमें मजदूरी निर्धारण का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये बोल रहा है कथन कि इसमें न्यूनतम मजदूरी की गारंटी स्पष्ट रूप से दी गई है, इसमें कोई गारंटी नहीं दिया गया है न्यूनतम मजदूरी का। ठीक है, थर्ड है कि इसमें लागत केंद्र और राज्य के बीच साझा होती है, बिल्कुल यह 60-40 का रेशियो है। ठीक है, 60-40 का रेशियो है, तो एक और तीन किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलते हैं अगले हमारे जो टॉपिक है, न्यूज़ है, मुद्दा क्या बोल रहा है कि टी बॉडी 6 क्लैरिटी ऑन लैंड ट्रांसफर पॉलिसी फॉर प्लांटेशन वर्क इन पूल बॉन्ड असम। क्या है, न्यूज़ है कि टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से चिंता जताई है कि असम सरकार ने कानून में संशोधन किया और जो इसका उद्देश्य है कि चाय बागानों में काम करने वाले जो 3.5 लाख यानी 3.5 लाख परिवारों को जमीन का अधिकार देना। किसके तहत, ये जो आपका पॉलिसी मतलब संशोधन, कानून में संशोधन किया है उसके तहत कौन सा कानून बदला गया। तो ये देख लेते हैं कि कौन सा कानून हम लोग का बदला गया है, ये असम सरकार ने बदला है। तो देखिए क्या है कि असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट में संशोधन किया है। इससे क्या हुआ कि 800 से अधिक टी एस्टेट्स के मजदूरों को 800 से अधिक टी एस्टेट मजदूरों को क्या होगा कि लेबर लाइंस में रहने वाली ज़मीन पर ऑनरशिप पट्टा मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे ऑनरशिप यानी ज़मीन पर पट्टा मिलेगा। ठीक है, तो ये इनको कानूनी रूप से दिया जाएगा और सरकार का उद्देश्य है इससे कि कहीं न कहीं सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस होगा और दशकों से काम कर रहे मजदूरों को जो भूमि सुरक्षा यानी लैंड लैंड जो सिक्योरिटी है वो देना कहीं न कहीं जायज़ है और जीवन स्तर इससे इनका क्या है, जीवन स्तर में सुधार आएगा। अब रही कि टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चिंताएं क्यों हैं। देखिए क्या है, पहले तो हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि टी एसोसिएशन होता क्या है, उसके बाद आप ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए टी एसोसिएशन क्या है, देखिए क्या है कि ये टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो TAI कहा जाता है कि भारत के चाय उद्योग का एक प्रमुख संगठन है, इंडस्ट्री बॉडी है, जो चाय बागान मालिकों और उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी चाय बागान मालिक और प्रतिनिधित्व जो है ये मालिकों और उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है। स्थापना और प्रकृति कैसा है, तो स्थापना 1881 में इसका हुआ है। ठीक है, प्रकार है कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है यानी गैर सरकारी संगठन है। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो ये याद रखिएगा कोलकाता में। ठीक है, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए मुख्य उद्देश्य ये है आपका टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कि चाय उद्योगों के हितों की रक्षा करना, सरकार के साथ नीतिगत संवाद करना, पॉलिसी एडवोकेसी करना। ठीक है, उत्पादन, निर्यात और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देना, श्रम हो गया, लागत हो गया और बाजार से जुड़े मुद्दे को उठाना इसका काम है। ठीक है, जो जैसे अभी आया है। प्रमुख कार्य क्या करता है, तो देखिए नीति सलाह यानी पॉलिसी एडवोकेसी करता है, केंद्र और राज्य सरकार को सुझाव देने का ये कार्य करता है, कानूनों और नीतियों में बदलाव पर प्रतिक्रिया देना इसका काम है
और दूसरा है कि उद्योग प्रतिनिधित्व करता है, चाय बागान मालिकों और कंपनियों की आवाज़ बनना इसका कार्य है और उनके हितों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना इनका काम है। ठीक है, तो ये बागान मालिकों और कंपनियों की आवाज़ उठाता है, ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेटा और रिसर्च करता है, उत्पादन कितना होगा, कितना कीमत रखना जाए, निर्यात कितना किया जाए आदि पर ये जानकारी देता है। उद्योग के रुझानों यानी ट्रेंड्स का विश्लेषण भी ये करता है कि क्या अभी ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि एक तो ये हम लोग समझ गए हैं कि टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है क्या। तो एक तरह से ये निजी संगठन है जो कहीं न कहीं बागान मालिकों और उसके कंपनियों की आवाज़ बनकर उठता है और उनके लिए काम करता है। तो टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो संशोधन असम सरकार द्वारा किया गया है, उसमें इनकी चिंताएँ क्या हैं? तो देखिए पहला ये चिंता जता रहे हैं कि वित्तीय और कानूनी जटिलताएँ हैं। कई टी गार्डन्स ने ज़मीन को लोन के लिए मॉर्टगेज किया हुआ है, ठीक है? गिरवी रखा हुआ है। ऐसे में ओनरशिप ट्रांसफ़र करने से बैंकिंग और कानूनी विवाद हो सकते हैं, ऐसा ये बोल रहा है। दूसरा है कि लैंड वर्सेस एसेट्स का मुद्दा आता है। देखिए लैंड सेंडिंग एक्ट केवल भूमि यानी लैंड पे लागू होता है, लेकिन मज़दूरों के घर यानी लेबर क्वार्टर्स कंपनियों ने बनाए हैं, ठीक है? तो सवाल होता है कि ज़मीन दे दी पर घर क्या होगा? मतलब जो ज़मीन आप दे दिए तो घर का क्या होगा? ये कहीं न कहीं इनका चिंताएँ हैं। थर्ड है कि आपका मुआवज़ा यानी कंपनसेशन की माँग, ठीक है? मुआवज़ा की माँग। टी टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कंपनियों को उचित मुआवज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए? राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ठीक है? तो ये लागू होना चाहिए, तो ऐसा टी एसोसिएशन द्वारा बोला जा रहा है। इसी के तहत एक श्रम कोड जो है, लेबर कोड विवाद जो है आपका 2025 का वो है। मुख्य मुद्दा चाय उद्योग में 60% लागत है, लेकिन इसका मज़दूरी आपका कहीं न कहीं लेबर कॉस्ट जो है कि क्या है इसके 60% लागत का बराबर है। नई समस्या क्या है कि काइंड बेनिफिट जैसे आपका घर हो गया, राशन हो गया, चिकित्सा सुविधा हो गया, सरकार इन्हें बेच के का केवल 15% तक ही मानती है, ठीक है? ओके, तो ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की माँग है कि इस बेनिफिट को पूरी तरह बेसिस में शामिल किया जाए। हालाँकि मतलब क्या है कि कंपनियों पर लागत बोझ इससे कम हो रहा है, तो ऐसा बोला गया है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारा टी बोर्ड ऑफ इंडिया देखते हैं। तो देखिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में आया है, पहले भी यूपीएससी क्वेश्चंस बना चुके हैं, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा 2023 का सवाल, ठीक है? उसके बाद तो मैं आपके लिए सवाल करवाता ही हूँ, ओके? तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, आप लोग यूपीएससी 2023 का या 25 का, ठीक है? तो ये आया है। देखिए क्या बोल रहा है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक वैधानिक यानी स्टेचुटरी निकाय बॉडी है, ठीक है? वैधानिक निकाय है, जो देश के चाय उद्योग के विकास, नियमन, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, ठीक है? स्थापना इसका कब हुआ? तो 1954 में। आधार क्या था? तो टी एक्ट 1953 के तहत 1954 में इसका स्थापना हुआ। देखिए ये याद रखिएगा कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन आता है। मुख्यालय इसका भी याद रखिएगा कोलकाता है। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय कोलकाता है और इसकी भी जो मुख्यालय है वो कहीं न कहीं कोलकाता ही है, ठीक है? तो और इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और एक वैधानिक बॉडी है। संवैधानिक बॉडी नहीं है तो पहले ये 3-4 जो आपका लाइन है वो आपको याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। देखिए क्या बोल रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चाय उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना, चाय निर्यात को बढ़ावा देना, छोटे चाय उत्पादकों जैसे आपका स्मॉल टी ग्रोवर्स जो हैं उनको क्या करना है? समर्थक करना है, ठीक है? तो ये इनका उद्देश्य है। भारतीय चाय की ब्रांडिंग भी करना है, ठीक है? और एक चीज़ और याद रखिएगा कि दार्जिलिंग में जो टी को हमारा सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी आपका टी को मिला था, ठीक है? तो ये बात आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा।
प्रमुख कार्य क्या है, तो देखिए प्रमुख कार्य जो है इसका कि उत्पादन और विकास करवाना, ठीक है, नई तकनीक हो गया, शोध हो गया, प्रशिक्षण करता है, चाय बगानों का आधुनिकीकरण करता है। दूसरा है निर्यात संवर्धन करता है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन करता है, विदेशी बाजारों में भारतीय चाय का प्रचार करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी करता है। थर्ड क्या है कि नियमन यानी रेगुलेशन करता है, किस पे, तो चाय उद्योगों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करता है, गुणवत्ता मानकों की ये निगरानी करता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, ये इसका देख लीजिए, कल्याण और सहायता करता है। तो फोर्थ जो है क्या बोल रहा है, कल्याण और सहायता, छोटे किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता, ठीक है, कौशल विकास के कार्यक्रम भी ये चलाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसका काम है। अब हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि यह टी एक्ट 1953 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, और ये टी एक्ट 1953 के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। दूसरा है कि यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बिल्कुल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो दूसरा भी हमारा सही है। थर्ड बोल रहा है कि आपका कि यह केवल चाय निर्यात को नियंत्रित करता है, उत्पादन से इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए उत्पादन से संबंध है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, केवल एक और दो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतर टी बोर्ड ऑफ इंडिया और टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच सही है। तो देख लीजिए, टी बोर्ड एक स्टेचुरी बॉडी है, बिल्कुल, जबकि टी ए आई एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, ये भी बिल्कुल सही है। टी बोर्ड नीति लागू करता है, जबकि टी आई नीति को सुझाव देता है, ये दोनों सही है। दोनों ही सरकारी संस्था है, ऐसा नहीं है, दोनों सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए एक और दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि असम में चाय बागान मजदूरों को भूमि अधिकार देने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। जो असम में चाय बागानों में बागान मजदूरों को भूमि अधिकार दे रहा है, उसमें विभिन्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन जो बोल रहा है कि यह असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग जो है एक्ट में संशोधन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। यह केवल चाय कंपनियों के हित में किया गया है, ऐसा नहीं है, इसे कानूनी और वित्तीय जटिलता उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही है। एक और तीन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अगले प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में था, ठीक है। तो ये क्या, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का कलकत्ता में, बिल्कुल सही है। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल नहीं, ये वैधानिक निकाय नहीं है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया चाय उद्योगों की विनियमन करता है, ये बिल्कुल सही है, यानी दूसरा सिर्फ गलत है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल एक और तीन सही है, ठीक है। अब अगले मुद्दे पे चलते हैं, देखिए अगला मुद्दा जो बोल रहा है कि पंजाब कैबिनेट क्लियर्स 1000 मंथली डोल फॉर वुमेन चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्लॉट पॉलिसी। देखिए क्या न्यूज है कि मुख्यमंत्री मावन धियन योजना सत्कर योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मावन धियन सत्कर योजना, ठीक है, ये कहाँ लागू हुआ, तो पंजाब सरकार द्वारा ये लागू किया गया, ठीक है। अब इसमें इसका उद्देश्य क्या है, ये हम लोग थोड़ा जानते हैं। महिलाओं को आर्थिक सहायता यानी फाइनेंशियल सपोर्ट देना, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण बढ़ाना, चुनावी वादे को पूरा करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है, किसका, इस योजना का। अब हम लोग चलते हैं आगे, इसका क्या है, देखिए इस योजना के लाभ कौन उठा सकते हैं, तो देखिए समान महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, मतलब एक महीने में 1000 रुपया, सॉरी यहाँ पे नहीं चल रहा था आपका, क्या बोल रहा है कि समान महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, अनुसूचित जाति यानी एससी महिलाओं को 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। लगभग आपका इसमें 97% महिलाओं को लाभ मिलने का वादा दावा है, ठीक है, यानी 97% जो भी आपके अगर पंजाब के हैं तो, ठीक है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए पात्रता जो है आपका कहीं ना कहीं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, उनको ये
एलिजिबिलिटी मिलेगा। थर्ड है कि पंजाब की मतदाता वोटर ने आपका मतदाता जो है पंजाब की मतदाता इसमें मतलब क्या है, देखिए पहला तो क्राइटेरिया है कि आपकी आयु 18 वर्ष हो और पंजाब की मतदाता हो, ठीक है, वोटर जो है आप कहाँ का, पंजाब का हो, ठीक है। दूसरा, थर्ड जो है कि वैध आपका आधार कार्ड यानी पंजाब एड्रेस के साथ ही होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, तभी आपको इसका फायदा मिल सकता है। अब राजनीतिक संदर्भ क्या है, तो देखिए राजनीतिक संदर्भ, यह आम आदमी पार्टी का 2022 का चुनावी वादा था। लॉन्च अगली विधानसभा जो है चुनाव से पहले होगा। प्रमुख नेता भागवत मान, अरविंद केजरीवाल, इसे एक गारंटी क्या है, इसे गारंटी फुलफिलमेंट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हो सकते हैं इससे, तो देखिए क्या है कि राजकोषीय बोझ इससे बढ़ सकता है। इतनी बड़ी आबादी को कैश ट्रांसफर करना कहीं ना कहीं राज्य पर जो भारी खर्च एक आएगा, इससे फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा है क्या आपका, इसमें क्या बोल रहा है कि टारगेटिंग वर्सेस यूनिवर्सलिज्म, यानी 97% महिलाओं को देना लगभग यूनिवर्सली स्कीम है, ठीक है। सवाल क्या है, तो सवाल ये है कि क्या यह ट्रूली, ठीक है, ट्रूली टारगेटेड वेलफेयर है। सवाल है क्या यह ट्रूली टारगेटेड वेलफेयर है, ठीक है। तो ये बनता है। थर्ड क्या होगा कि पॉपुलेशन वर्सेस आपका वेलफेयर, ठीक है, पॉपुलिज्म वर्सेस वेलफेयर। चुनाव से पहले योजना लागू होता है और इसे फ्रीबीज या वेलफेयर डिबेट में देखा जा रहा है, ओके। अब जेंडर एम्पावरमेंट क्या है, तो देखिए महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ सकती है और डीबीटी के जरिए इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलती है, ठीक है। अब इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए एमसीक्यू क्या है, हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ओके। तो एमसी देखिए बोल रहा है कि मुख्यमंत्री मवन धियन सत्कर योजना के संदर्भ में विविध कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि यह केवल अनुसूचित जाति, ठीक है, महिलाओं के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं है, ये समान महिलाओं के लिए लागू होती है। 1000 रुपया समान महिलाओं को दिया जाता है और आपका एससी को आपका 1500 रुपया दिया जाता है, ठीक है, ओके। तो ये पहला हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यह योजना महिलाओं को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण से, ठीक है, हस्तांतरण के माध्यम से सहायता देती है, बिल्कुल ये सही है। और थर्ड है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करना, बिल्कुल। तो 2 और 3 किस में है, तो 2 और 3 बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सॉरी बी हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3। अगले प्रश्न में चलते हैं। इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड है, तो महिलाओं की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, बिल्कुल। महिलाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल, बिल्कुल। केवल सरकारी कर्मचारी को लागू, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, सॉरी अगला मुद्दा ही है, ठीक है। देखिए मुद्दा क्या बोल रहा है कि चैलेंजिंग टाइम्स सेज पीएम ऑन वेस्ट एशिया क्राइसिस। पृष्ठभूमि क्या है कि नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में वेस्ट एशिया यानी पश्चिम जो संकट पर चिंता इन्होंने जताया है, ठीक है। वेस्ट एशिया संकट, ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है, वेस्ट एशिया में वृद्धि, आपका क्या है कि वेस्ट एशिया में युद्ध संघर्ष जारी है, ठीक है। वेस्ट एशिया में संकट क्या है, तो इसके मुख्य बिंदु को हम लोग जानते हैं। तो वेस्ट एशिया में युद्ध संघर्ष जारी है, इसका असर ये है कि वैश्विक शांति पर कहीं ना कहीं खराब प्रभाव पड़ रहा है और भारत के हितों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि भारत के लिए महत्व क्या है, तो देखिए भारत के लिए महत्व ये है कि भारतीय प्रवासी यानी डायस्पोरा गल्फ देशों में लगभग आपका 1 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा और रोजगार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा बात है कि ऊर्जा सुरक्षा पे बात क्या है कि वेस्ट एशिया भारत का प्रमुख ऑयल एंड गैस सप्लायर है,
युद्ध से क्या हो गया है, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का संकट हुआ है और कीमत में बढ़ोतरी हुई है। थर्ड, आपका वैश्विक अस्थिरता, कोविड के बाद रिकवरी की उम्मीद थी, लेकिन लगातार कॉन्फ्लिक्ट आपका ग्लोबल इनस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब प्रधानमंत्री का क्या अपील है, तो देखिए प्रधानमंत्री का जो अपील है, क्या कह रहा है कि रूमर्स से बचे। जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने कहा है कि रूमर्स से बचे, अफवाहों पर विश्वास न करें, केवल सरकारी जानकारी पर ही भरोसा करें। दूसरा बोल रहे हैं कि क्या बोले हैं इन्होंने कि पॉलिटिक्साइज जो पॉलिटिक्स से बचे, यानी राजनीतिकरण से बचे, इससे मुद्दे को राजनीतिक से दूर रखे, राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने के लिए की आवश्यकता है। अब इसी के तहत इन्होंने बात किए थे ज्ञान भारतम सर्वे के। तो हम लोग ये जान लेते हैं ज्ञान भारतम सर्वे ऐसे पूछा जा सकता है कि ज्ञान भारतम सर्वे क्या है। तो ये देखिए, ज्ञान भारतम सर्वे भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है कि देश भर में मौजूद प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं, यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनकी पहचान करना, दस्तावेजीकरण करना और संरक्षण करना। ठीक है, यानी उद्देश्य इसका क्या है कि भारत की जो संस्कृति और बौद्धिक विरासत है उसको कहीं ना कहीं आपका संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। देश भर में बिखरी हुई पांडुलिपियों की जानकारी एकत्र करना है, उन्हें डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना है। कैसे ये काम करता है, तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, नागरिक क्या है अपने पास मौजूद मैन्युस्क्रिप्ट्स की फोटो और जानकारी साझा करते हैं। इसके लिए ज्ञान भारतम ऐप का उपयोग होता है। तो ये याद रखिएगा कि ज्ञान भारतम ऐप किस लिए है, तो मैन्युस्क्रिप्ट की फोटो या जानकारी साझा इससे किया जाता है। सरकार क्या करता है कि हर जानकारी को आपका वेरीफाई करता है। ठीक है, तो हर जानकारी को क्या करता है, सरकार वेरीफाई करेगा कि ये सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद ही ये करता है, अपने इस पर अपलोड करता है। फिर उसके बाद पांडुलिपि क्या होती है, तो देखिए हाथ से लिखे गए प्राचीन दस्तावेज, जो भी हाथ से लिखा गया प्राचीन दस्तावेज होता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। जैसे आपका इसमें जो विषय रहता है धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में, तो ये सब इसका विषय रहता है। महत्व क्या है, तो देखिए महत्व ये है इसका कि सांस्कृतिक संरक्षण इससे हो रहा है, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को ये बचाने का कार्य कर रहा है। दूसरा, रिसर्च और शिक्षा, स्कॉलर्स को नए स्रोत मिलते हैं और हिस्टोरिकल रिसर्च को बढ़ावा मिलता है इससे। थर्ड, डिजिटल इंडिया पहल, ठीक है, हेरिटेज का डिजिटाइजेशन करता है। ठीक है, तो ये कहीं कहीं इसका महत्व रखता है। इसी के तहत एक आपका एक चीज और चर्चा में था कि माई भारत बजट क्यूस्ट क्या है। माई भारत बजट क्यूस्ट एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य होता है कि युवाओं का जो बजट प्रक्रिया है ना, जो बजट का प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है कि नीति निर्माण और जो बजट प्रक्रिया हो गया और पॉलिसी मेकिंग हो गया, उनसे युवाओं को जोड़ने का ये काम करता है। कौन? माई भारत बजट क्यूस्ट। उद्देश्य क्या है कि युवाओं में आर्थिक समझ बढ़ाएं, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाना, बजट और सरकारी नीतियों के प्रति रुचि विकसित करना। और थर्ड जो उद्देश्य है कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को बढ़ावा देना। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो देखिए मुख्य विशेषताएं ये है इसका कि क्यूज आधारित इनमें पहल है। पहला, यह एक राष्ट्रीय स्तर का क्यूज होता है, नेशनल लेवल का क्यूज होता है। बजट और अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न इसमें रहते हैं। दूसरा है युवाओं की भागीदारी। ठीक है, तो युवाओं की जो भागीदारी है वो लगता है कि आपका देश भर के लाखों युवाओं की भागीदारी होती है। हाल ही में 12 लाख प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होता है, अधिकतम पहुंच इससे सुनिश्चित होता है। अब इसका महत्व क्या रखता है, तो देखिए महत्व ये रखता है कि आर्थिक साक्षरता यानी इकोनॉमिक लिटरेसी से बढ़ता है। युवाओं को बजट, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर ये सब समझने में मदद होती है। दूसरा है नीति में भागीदारी आता है, युवाओं को पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से जोड़ता है ये। ठीक है, थर्ड है कि लोकतंत्र को मजबूत करता है, जैसे इन्फॉर्म्ड आपका सिटीजन्स यानी इससे बेहतर गवर्नेंस होगा। ठीक है, अब इसका एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, क्या है एमसीक्यू इसका। तो देखिए क्या बोल रहा है कि माई भारत बजट क्यूस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए क्या बोल रहा है, इसका उद्देश्य युवाओं के बजट प्रक्रिया से जोड़ना है। बिल्कुल,
यह एक क्यूज आधारित पहल है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा भी स्टेटमेंट, इसमें केवल अर्थशास्त्र के छात्रों को भाग लेने की अनुमति होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि मारा माई जो भारत बजट क्वेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को नीति निर्माण और बजट से जोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि आपका कि ज्ञान भारतम सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, देखिए कि ज्ञान भारतम सर्वे, ठीक है, क्या बोल रहा है, ज्ञान भारतम सर्वे के संदर्भ में उनकी कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि इसका उद्देश्य देश भर की पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण करना है। बिल्कुल ये सही बात है कि इसका उद्देश्य है कि देश भर की जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको दस्तावेजीकरण करना। इसमें नागरिक अपने पांडुलिपि की जानकारी एक मोबाइल ऐप के माध्यम से साझा करता है। उस मोबाइल ऐप का नाम है ज्ञान भारतम ऐप, ठीक है, तो उसके तहत ये साझा करता है। इसमें एकत्रित जानकारी बिना सत्यापन के सीधे रिकॉर्ड कर ले, नहीं बिना सत्यापन तो का तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है कि इस पहल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, तो पहला, यह भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। यह केवल सरकारी सरकारी संस्थानों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। इसमें आम नागरिक भी भाग ले सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। 1 और 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अब अगला जो मुद्दा है, क्या बोल रहा है कि हाउ ईटीएफ्स इनटू योर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ईटीएफ क्या है, तो ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक ऐसा निवेश है, साधन है जो स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जाता है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा बेचा जाता है और किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, उसको ट्रैक करता है। उदाहरण के लिए निफ्टी 50 जो है आधारित ईटीएफ, ठीक है। अब देखिए, इसमें थोड़ा-सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं समझ पाएँ तो देखिए क्या होता है। मान लिया जाए कि आपको ये आपका सेब है, ठीक है? ये आपका सेब है, ठीक है? ये आपका इमली है, ठीक है? और ये आपका मैंगो है, ठीक है? और ये आपका सेब हो गया, ये आपका हो गया आपका मैंगो, और ये आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है? ये ऑरेंज हो गया और ये आपका अमरूद हो गया, ठीक है? और ये बास्केट में ऐसा रखा हुआ है। तो ये जो बास्केट में आपका पूरी जो रखा हुआ है और एक है कि पूरा बिखरा हुआ है, कहीं ये है, वो है, और ये आपका एक बास्केट में रखा हुआ है। तो यानी आपका कई फ्रूट्स जो है आपको एक साथ मिल रहा है। ठीक है? अब कई फ्रूट्स को एक साथ आप खरीद सकते हैं, तो यही है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है? इसमें आपको कई कंपनियों का शेयर एक साथ मिल जाता है, ठीक है? अलग-अलग जगहों से खरीदना नहीं पड़ता है, आपको एक ही जगह से आप कई कंपनियों को खरीद सकते हैं। जैसे ईटीएफ में ये 50 निफ्टी 50 पे ये काम करता है, यानी 50 कंपनियों की शेयर इसमें रहता है, तो ये खरीद सकते हैं आप, ठीक है? तो ये सरल भाषा में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि निफ्टी 50 पे आधारित ईटीएफ है। ईटीएफ कैसे काम करता है? यह कई कंपनियों के शेयर का एक बास्केट होता है, जो मैं अभी आपको बताया। आप एक ईटीएफ खरीद कर पूरे इंडेक्स में आप निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सेब ही खरीदें, आप सभी को खरीद सकते हैं। आप सभी में ये निवेश कर दिए, ठीक है? ये ऐसा होता है। इसे स्टॉक की तरह रियल टाइम ट्रेडिंग में खरीदा और बेचा जाता है। तो ये भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। ये रियल टाइम में ट्रेडिंग की तरह ही खरीदा बेचा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये इसमें फंसा सकता है। अब रही बात कि पोर्टफोलियो में ईटीएफ का रोल क्या है? तो देखिए, पहला तो है कि डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता। एक ईटीएफ कई कंपनियों में निवेश करने का देता है और इससे क्या होता है, जोखिम कम हो जाता है। दूसरा है लो कॉस्ट होता है, इसमें कम खर्च होता है। म्यूचुअल फंड की तुलना में एक्सपेंस जो रेशियो है कम है इसका। यानी म्यूचुअल फंड का है क्या है आपका, अधिक एक्सपेंसिव है, यानी अधिक महँगा है। लॉन्ग टर्म में ये ज़्यादा रिटर्न देता है, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है, देखिए शेयर की तरह कभी भी खरीदा बेचा इसको जा सकता है, यानी लिक्विडिटी है इसमें, ठीक है। और फोर्थ क्या है, पैसिव इन्वेस्टिंग है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है इंडेक्स को ट्रैक करता है। एक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत यहाँ नहीं होता है, ठीक है।
अब इसका एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ही आपको मूल्य रूप से पढ़ाना था, और ये देखिए ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला कथन है कि यह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। बिल्कुल ये सही बात है। यह किसी इंडेक्स को ट्रैक कर सकता है, तो किसी इंडेक्स को ये ट्रैक कर सकता है, बिल्कुल ये सही चीज़ है कि ये ट्रैक कर सकता है। तो ये दूसरा भी हमारा सही है। और इसे केवल म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा ही खरीदी सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। अगला प्रश्न है कि निफ्टी 50 जो है आधारित ईटीएफ के संदर्भ में सही कथन चुनें। पहला, यह निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनियों में निवेश करता है, बिल्कुल। और इसका प्रदर्शन निफ्टी 50 के अनुरूप होता है, ये भी सही है। ये एक्टिवली मैनेज फंड होता है, ये एक्टिवली मैनेज फंड होता है, बिल्कुल ये। तो ऑप्शन नंबर डी, एक दो और तीन तीनों है, ठीक है। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि ईटीएफ पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का पालन करता है। क्या ये पैसिव नहीं, ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो समानता म्यूचुअल फंड से अधिक होता है। क्या ईटीएफ्स का एक्सपेंस रेशियो समानता म्यूचुअल फंड से अधिक होता है? सॉरी, ये आपका सही है, ठीक है। ईटीएफ पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, लेकिन ईटीएफ एक्सपेंस रेशियो समानता जो है म्यूचुअल फंड से अधिक नहीं होता, कम होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही है, ठीक है, केवल एक। अब अगला जो मुद्दा है क्या है, एक्स आरएनए ऑन ए मिशन क्या है न्यूज। तो एक्स आरएनए क्या है, तो एक्स आरएनए का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए। ऐसा आरएनए जो होता है जो सेल से बाहर पाया जाता है, जो सेल के कोशिका से बाहर पाया जाता है। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं कि आरएनए होता क्या है, तब हमें ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक्स आरएनए क्या होता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए क्या होता है। तो देखिए आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यह एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आसान भाषा में समझने के लिए डीएनए मास्टर प्लान है, तो आरएनए वर्कर है, यानी मैसेंजर है, मैसेज संदेश देता है। डीएनए से जानकारी लेकर आरएनए जो है शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करवाता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आरएनए का काम प्रोटीन बनवाना है। आरएनए कैसे काम करता है, तो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और उसे सेल के अंदर राइबोसोम तक ले जाता है, और वहाँ प्रोटीन बनता है। प्रोटीन शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स करता है। आरएनए के प्रकार, तो एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है कि डीएनए से मैसेज लेकर जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए दूसरा होता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, यानी अमीनो एसिड को जोड़ता है। जो अमीनो एसिड को जोड़ेगा उसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर आरएनए। थर्ड होता है कि आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो ये ऐसा पूछा जाता है कि राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए जो होता है क्या काम करता है, तो प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके तहत डीएनए हम लोग समझ लेते हैं। तो डीएनए क्या है, तो डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म, तो ये याद रखिएगा। हमारे जो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर का जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, नक्शा होता है, हमारा आनुवांशिक नक्शा होता है। यह तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे, बढ़ेंगे, शरीर कैसे काम करेगा। आसान भाषा में समझे तो डीएनए इंस्ट्रक्शन बुक होता है कि आपका क्या है, ठीक है। इस बुक में लिखा जाए कि आपकी लंबाई कितना है, आपकी चौड़ाई कितना है, ठीक है। इसमें लिखी जानकारी से ही शरीर के सारे काम होते हैं। यानी डीएनए का काम है कि शरीर के हर सेल को निर्देश देना, प्रोटीन बनाने की जानकारी देना, गुण यानी ट्रेट्स तय करना, जैसे हाइट हो गया, स्किन हो गया, कलर हो गया, तो ये सब तय करता है, ठीक है। डीएनए कैसे काम करता है, तो डीएनए में जानकारी स्टोर्ड होती है पहले से ही। यह जानकारी आरएनए को दी जाती है। आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और डीएनए आरएनए से आरएनए प्रोटीन बनाता है, यानी सेंट्रल डोग्मा जो है ये कहलाता है। तो पूछा जाता है सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। डीएनए की संरचना, तो इसमें डबल हेलिक्स होता है, यानी घुमावदार सीढ़ी जैसा होता है, यानी डबल होता है, और दो स्टैंडर्ड्स होते हैं इसमें।
टू स्टैंडर्ड वाले होते हैं। महत्व इसका हेरिडिटी यानी वंशानुगत गुण ये बताता है, डिजीज डिटेक्शन करता है, बायोटेक्नोलॉजी इसमें उपयोग होता है, और उदाहरण के लिए कोविड-19 में जो जेनेटिक स्टडी इसी के माध्यम से किया गया था, डीएनए के माध्यम से। पहले क्या माना जाता था, अब ये मुद्दे पे आ गए। तो देखिए वैज्ञानिक सोचते थे ना कि आरएनए सिर्फ सेल के अंदर ही रहता है, मतलब ये सेल है इसी के अंदर आरएनए रहेगा, अंदर ही काम करता है, लेकिन बाहर आने से ये नष्ट हो जाएगा, जैसे ही बाहर आएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या है, नया खोज जो है ये अब पता चला है कि जो नया खोज हुआ है उससे क्या पता चला है कि सेल जानबूझकर बाहर जानबूझकर क्या है आरएनए को बाहर भेजता है, मतलब यहाँ से आपको बाहर भेजेगा, और ये आरएनए जो क्या करेगा कि स्पेशल कंटेनर में एक रहता है, इसीलिए ये नष्ट नहीं होता है। तो ऐसा आप लोग ये स्टडी में बताया गया है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो आरएनए है वो काम कैसे करता है, तो देखिए सेल कम्युनिकेशन करता है, यानी कोशिका संचारण करता है। एक सेल दूसरे सेल को मैसेज भेजता है, भाई एक सेल दूसरे सेल को मैसेज भेजा कि हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपका कितना इसका इम्यूनिट रिस्पॉन्स बढ़ाना है, टिश्यू की मतलब जो है उत्तक कहाँ पे कट गया छट गया उसको आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा जो है कि डिजीज रोल है, कैंसर सेल भी एक्स एराने आरएनए जो भेजते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्यूमर ग्रोथ बढ़ सकती है। थर्ड जो है डायग्नोसिस बहुत महत्वपूर्ण, ब्लड हो गया, सलाइवा टेस्ट हो गया, इन सब से डिजीज डिटेक्ट की जा सकती है। तो सोचिए कितना आसान हो गया अब, ठीक है। जैसे आपको क्या आपका सलाइवा से ब्लड से आपका कैंसर हार्ट डिजीज आप लोग को मतलब बता दिया जा सकता है, ठीक है। अब ड्रिंकिंग वाटर एक स्टडी हुआ है, उसमें जो है जर्नल क्लीन वाटर में स्टडी क्या पाया गया है कि बैक्टीरिया से जो निकलने, मान लीजिए बैक्टीरिया से जो एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए जो निकलता है वो डिसइंफेक्टेड रहता है, मतलब ये इन्फेक्ट नहीं करता है, पानी में भी मौजूद रहता है। इसका क्या फायदा है, जो मौजूद रहता है तो साइंटिस्ट जान सकते हैं कि बैक्टीरिया मरने से पहले क्या कर रहे थे, तो ये हमें जानकारी प्राप्त हो सकता है कि पहले बैक्टीरिया कर क्या रहा था, ठीक है। यानी उनकी सर्वाइवल जो स्ट्रेटेजी हम लोग को पता चल जाता है, इससे बेहतर इन्फेक्टेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और महत्व क्या होगा कि पब्लिक हेल्थ के लिए सही है, क्योंकि पानी को और सुरक्षित बनाने में मदद होगा। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी में काम होगा कि डिटेक्शन करने में आसानी होगा। थर्ड मेडिकल रेवोल्यूशन भी आ सकता है इससे। नॉन इन्वेजिव जो डायग्नोसिस है जैसे ब्लड टेस्ट से बीमारी का पता लगना, तो कहीं ना कहीं ये मेडिसिन रिवोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। अब इसका हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एमसीक्यू क्या हमारा बोल रहा है कि डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। पहला कथन कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, बिल्कुल ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, बिल्कुल सही है। यह सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो ये सिंगल नहीं आपका टू स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इसलिए ये दूसरा हमारा गलत हो गया। इसमें एडेनिन और थायमिन पेयरिंग होता है, बिल्कुल एडेनिन और थायमिन एटी, ठीक है। तो एक और तीन किस्में हैं, ऑप्शन नंबर ए में है। आरएनए के संदर्भ में सही कथन कौन से हैं, तो ये इसमें जो सही है ना कि प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और अगले प्रश्न है कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सही करें, तो देखिए मैं आपको बता रहा था वहाँ पे कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्स्ट्रा सेलुलर आरएनए यानी एक्स आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह कोशिका के बाहर पाया जाता है, ठीक है, कोशिका के बाहर पाया जाता है, बिल्कुल। यह सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भूमिका निभाता है, बिल्कुल ये भी सही है। यह एंजाइम्स द्वारा तुरंत नष्ट होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक और दो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आरएनए केवल सेल के अंदर ही कार्य करता है, ऐसा नहीं है, बाहर भी काम करता है। एक्स आरएनए कोशिका के बीच कम्युनिकेशन में भाग ले सकता है, बिल्कुल ये ले सकता है, यानी दूसरा हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, केवल दो सही है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। और 1000 सब्सक्राइबर का हमारा लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए लर्नर हैं या पुराने जो भी हैं जो अभी तक नहीं किए हैं। और आप सब्सक्राइब करके 4 कोर्सों में आप अपना
फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके?